प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। थैंक यू सो मच। चैप्टर 1421 अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स इन लाइफ। हालांकि ज़ू ज़ोंग 3 आंखों वाली ट्राइब का सदस्य है, लेकिन फैटी ज़हू को उससे कोई खतरा महसूस नहीं होता। उसकी नजर में ज़हू ज़ोंग बस एक खुशमिजाज बूढ़ा आदमी है जो किताबों से प्यार करता है और जिसे पढ़ाई का जुनून है। फैटी ज़हू हंसते हुए कहता है, अरे कभी हमारे घर आना। हमारा बॉस बड़ा हाय मेहमान नवाज है और पैसा भी बहुत है। तुम्हें दुनिया के बारे में सब कुछ सिखा सकता है। ज़हू ज़ोंग के साथ बातचीत के दौरान फैटी ज़हू को कुछ दुखद जानकारी मिलती है। 3 आंखों वाले लोग, जिनको वे प्रीहिस्टोरिक सभ्यता मानते थे, उनका इतिहास कई बार टट गया था। ज्यादातर जानकारियां अब मिथ्स और लेजेंड्स में बदल चुकी थी। लेकिन फैटी ज़हू बेवकूफ नहीं है। वो समझ गया कि नैश देश का ये बूढ़ा स्कॉलर एक चलता फिरता डाटाबेस है। अगर हम आईसी जमीन के ऊपर ले जा सके तो पूरी अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन का राज खोल सकते हैं। एग्विवन फैटी ज़हू की ओर देखती है और कहती है, कल्चरल प्रेजर्वेशन के मामले में ब्रिटानिया शायद हमसे बेहतर है ना? फैटी ज़हू थोड़ा असहज हो जाता है। तुम कहना क्या चाहते हो कि मैंने तुम्हारी किताबें चुरा ली? एग्विवन कुछ देर चुप रहती है, इनकार भी नहीं कर पाती। तीनों लोग हिलेहुल मंदिर के दरवाजों से गुजरते ह्यू होली स्पिरिट टेम्पल के मेन गेट की तरफ दौड़ते हैं। ज़हू ज़ोंग की आंखों में एक्साइटमेंट है। दो अलग अलग ह्यूमंस के बीच संपर्क क्या स्पार्क पैदा करेगा? मेन तो हमेशा सोचता था कि हमारी ट्राइब कहां से आई है। शायद हमारे अलावा भी कोई इंटेलिजेंट बीइंग्स इस दुनिया में है। वो अपनी नोटबुक को सीने से चिपका लेता है। वजह साफ है, ये उसके जीवन का सबसे बड़ा मोमेंट है। लेकिन जैसे हाईवे एक मोड़ पर मुड़े, बैंग, एक तेज गोली की आवाज कॉरिडोर में गूंज उठती है। ज़हू ज़ोंग का मैसिव शरीर थोड़ी दूर तक भागता रहा, लेकिन एफआईआर धीरे धीरे गिर गया। फैटी ज़हू, जो पीछे था, मुड़ा और जब उसने देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। ज़हू ज़ोंग की छाती से खून बह रहा था और वो धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। धड़ाम। एग्विवन भी शॉक में थी। उसने ट्यूरेंट सिर घुमाया और देखा, एक सिल्वर हेड और ठंडी आंखों वाली महिला सिल्वर पिस्टल लिए उनकी तरफ देख रही थी। लैंडमार्क। एग्विवन ने पहचान लिया कि अटैकर उसकी अपनी टीम से थी। थोड़ी राहत मिली, लेकिन ट्यूरेंट हाय उसकी नजर ज़हू ज़ोंग पार गई, जो अब भी जमीन पर गिरा पड़ा था। उसकी चेस्ट का सफेद कपड़ा लाल खून से भर चुका था। लैंडमार्क ने सीधा दिल को निशाना बनाया था। फैटी ज़हू धीरे धीरे चलकर पास आया। चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। एफआईआर वो ट्यूरेंट जागा, दवा निकाली और ज़हू ज़ोंग को इंजेक्शन दिया। अरे बूढ़े आदमी, रुक जा। मैटमर, तुम्हें तो अभी सरफेस वर्ल्ड देखनी है हमारे साथ, और ह्यूमन हिस्ट्री पे रिसर्च भी करनी है। ज़हू ज़ोंग ने अपना सिर मोड़ा और आंखों में कंफ्यूजन के साथ फैटी ज़हू को देखा। उससे समझ नहीं आया उसे क्यों मारा गया। वो तो बस ज्ञान चाहता था, लेकिन उसका बुजुर्ग शरीर और छिन्न भिन्न दिल अब एक और शब्द भी बोलने की इजाजत नहीं देता। अपनी आखिरी सांसों में उसने नोटबुक फैटी ज़हू के हाथ में थमा दी और फिर उसकी आंखें बुझ गई। मरने के बाद भी उसकी आंखें खुली रहीं और फैटी ज़हू ने उसमें गहरी अनफुलफिल्ड भावना देखी। एक कदम दूर था वो, बस एक कदम, और उसी मोड़ पर एक क्यूरियस स्कॉलर की जान चली गई। लैंडमार्क धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसने देखा कि फैटी ज़हू जमीन पर गिरे हुए 3 आंखों वाले व्यक्ति को सहारा दे रहा था, जिसकी छाती से खून बह रहा था। उसने भौहें सिकोड़ते हुए पिस्टल फैटी ज़हू पर तान दी। हे, तुम क्या कर रहे हो? फैटी ज़हू ने सर घुमाया। पहली बार किसी ने उस पर बंदूक तानी थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, सिर्फ गुस्सा था। तुमने इस पार गोली क्यों चलाई? तुमने उसे क्यों मारा? लैंडमार्क कुछ सेकंड के लिए स्टन रह गया, फिर थोड़ा सार्केस्टिकली बोला, वो 3 आंखों वाले जाति का था। उससे मारने के लिए क्या रीजन चाहिए? मैंने अभी तुम्हारी जान बचाई है।
एटलीस्ट थैंक यू तो कह सकते हो। उसने सिचुएशन को गलत समझा था। उसने सिर्फ स्टेप्स की आवाज सुनी और फिर देखा कि एक एलियन टीनाखो वाला आदमी ह्यूमंस के पीछे आ रहा था। उसने बिना देर किए गोली चला दी, लेकिन अब उसे उलझन हो रही थी। सामने वाला ह्यूमन एलियन के लिए सैड है? फैटी ज़ू ने जोर से कहा। वो सिर्फ एक बुजुर्ग था जो दिन भर किताबें पढ़ता रहता था। उसने हमारे साथ कुछ गलत नहीं किया और वो हमें यहां से निकलने वाला था। लनमालोक थोड़ी देर के लिए चुप रहा। टीनाखो वाले लॉग इंसानों को हमेशा जानवरों की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन ये शायद पहला इंसान था जो उनके लिए एम्पैथी रखता था। लनमालोक ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे हुएक्सु देश के शब्दों में यहां सेक्रेड लैंड कहते हैं। चाहे उसने तुमसे कुछ भी किया हो, एलियन एलियन हाई होता है। जो जाति ह्यूमंस पार जीती हो, उससे मारने में गलती क्या है? उल्टा तुम एक ह्यूमन होके उनके लिए सिंपैथी फील करते हो। हाउ फूलिश। फैटी ज़ू एकदम चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। यह जरूर एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन लनमालो की बात भी पूरी तरह गलत नहीं थी। ज़ू जोंग एक फ्रेंडली एल्डर था, लेकिन एक ऐसी सोसाइटी में रहता था जहां ह्यूमंस को पालतू जानवरों की तरह रखा जाता था। हो सकता है उसने भी कभी उनका शिकार किया हो। एग्वेवन आगे बढ़ी और लनमालोक से कहा, वो केओस फैक्शन का सोल्जर है। लेकिन उसने फैटी ज़ू की ओर देखा और सॉफ्टली कहा, वो एक बेकार आदमी है। उसने नोटिस किया था लाइब्रेरी में फैटी ज़ू का बिहेवियर एक एलीट सोल्जर जैसा नहीं था। वो सिर्फ एक हार्मलेस लुकिंग मोटा आदमी लगता था। लनमालोक ने एक डेटोनेशन कॉलर निकाला और फैटी ज़ू की तरफ फेंका। ये पहन लो। 2 वर्सेस 1 और सामने कोई थ्रेट नहीं। नेचुरली वो उसे बंदी बनाने की सोच रहे थे, लेकिन ये दुनिया मिरेकल से भरी हुई है। ज़ू जोंग की आंखें अब भी ओपन थी, जो स्काई की ओर देख रही थी, जिस सरफेस दुनिया को वो देखना चाहता था। फैटी ज़ू का दिल अंदर से हिल गया। एक अनजाना गुस्सा उसके अंदर उठा। मुझे बड़े थ्योरी समझ नहीं आते। मुझे ह्यूमंस या एलियंस का फर्क भी ज्यादा नहीं पता। पर उसने मुझे जो ज्ञान दिया वो ईमानदारी से दिया। उस वक्त उसने मुझे धोखा नहीं दिया। उसने जमीन पर दोनों हाथ मारे और अगली ही सेकंड उसके एग्जोसूट के 100 से ज्यादा छिद्रों से कंप्रेस्ड हवा निकली। पूरा कॉरिडोर सिर्फ 1 सेकंड में -20 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो गया। लू केरन द्वारा बनाए गए कस्टम एक्सोस्केलेटन मच ने झंग यी की टीम के सभी मेंबर्स की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को बहुत बढ़ा दिया है, खासकर फैटी ज़ू और अंकल वायु के लिए। थियोरेटिकली फैटी ज़ू की इन्नेट प्रतिभा और पोटेंशियल अंकल वायु से ज्यादा है, लेकिन उसके कावर्डली नेचर की वजह से झंग यी ने उसका पावर इंडेक्स सिर्फ 8000 ही रखा था। लेकिन अगर वो अपने डर पर काबू पा ले और अपनी पूरी ताकत लगा सके, तो झंग यी और यांग जिंगसिन के एनालिसिस के मुताबिक वो 9000 तक भी पहुंच सकता है। ये सिर्फ एक थियोरेटिकल संभावना है। उस आदमी में लड़ने की हिम्मत नहीं है, झंग यी ने एक बार कहा था। झंग यी ने हमेशा फैटी को बहुत प्रोटेक्ट किया है। उसे लगा नहीं था कि कोई दिन ऐसा भी आएगा जहां फैटी पूरी तरह अकेला होगा। और फिर जमीन पर पड़ा हुआ ज़ू जोंग और लनमालो के तानों ने उसका दिल जला दिया। ज़ू जोंग के लिए उसका अफेक्शन और लनमालो की बेइज्जती ने पहली बार उसके डर को पीछे धकेल दिया। वो फट पड़ा। उसके आर्मोर से लिक्विड नाइट्रोजन का छिड़काव हुआ और चारों ओर की हवा में तापमान तेजी से गिरने लगा। उसकी हथेली जमीन पर थी और उसके चारों ओर बर्फ के क्रिस्टल फैल गए। लनमालोक और एग्वेवन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उनकी कॉम्बैट सूट इतनी एडवांस थी कि एक्सट्रीम कोल्ड उन्हें परेशान नहीं कर सकती थी। ये पागल हो गया है क्या? एग्वेवन ने कहा। दोनों नाइट से एक साथ लड़ने चला है? लनमालोक ने हंसते हुए कहा। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि फैटी ज़ू सच में हमला करेगा। लो टेम्परेचर ने हवा के मॉइस्चर को इंस्टेंट बर्फ में बदल दिया। अब फैटी के पास हथियार थे। फुबुकी, फैटी ज़ू ने गरजते हुए कहा।
एक जोरदार ब्लिजर्ड उसके चारों ओर उठा, जो हवा में जमी बर्फ के साथ मिला और सीधे लनमालोक और एग्विवन की तरफ बढ़ा। लनमालोक ने तलवार निकाली और लाइटनिंग की तरह आगे बढ़ा। ग्लोरियस नाइट। लनमालोक का कॉम्बैट इंडेक्स 9500 था। उसकी तलवार इतनी तेज थी कि हवा में उसकी कई छायाएं बन गई। लेकिन फैटीजू पीछे नहीं हटा। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए और उसके आर्मोर की कलाई से वेंट्स खुल गए। लिक्विड नाइट्रोजन फिर से बाहर निकला और कॉरिडोर बर्फीली धुंध से भर गया। लनमालोक का शरीर पल भर में जम गया। वो हिला और बर्फ के टुकड़े टूटकर नीचे गिर गए। फैटीजू अब कैदी बनने के लिए तैयार नहीं था। उसने ज़ू ज़ोंग की तरफ देखा, दांत भींचे और फिर आखिरी फैसला लिया। वो खुद पर नाइट्रोजन स्प्रे करता है और पूरे शरीर को एक बर्फीली मूर्ति में बदल देता है। अब तू भी यही दफन हो, उसने धीरे से कहा। एक सांस में उसकी स्कल्पचर फटी और पूरे हॉलवे में बर्फ के टुकड़े बिखर गए। ये बैरियल बाय फ्रोस्ट था, एक साफ और इफेक्टिव तरीका बॉडी डिस्पोज करने का। फैटीजू जानता था कि वो इन दोनों नाइट्स को नहीं हरा सकता, पर अब बात जीत की नहीं थी। नहीं, सख्ती से कहें तो भले ही फैटीजू अकेले लनमालोक जैसे कॉम्बैट टाइप एलियन से लड़ रहा था, उसे अच्छी तरह पता था कि उसकी जीत की कोई संभावना नहीं है। लेकिन कम से कम अब उसमें भागने की हिम्मत है। पहले जैसा डरपोक इंसान जो कभी भी किसी स्ट्रॉन्ग एनिमी को देखकर फ्रीज कर जाता था, अब वो थोड़ा बदल चुका था। फैटीजू ने वो नोटबुक कसकर पकड़ी जो ज़ू ज़ोंग ने मरने से पहले उसे दी थी। भले ही ज़ू ज़ोंग ने कुछ कहा नहीं, लेकिन जिस तरह उसने उस क्रिटिकल मोमेंट में इसे साथ रखा, ये साफ था कि वो किताब बेहद जरूरी है। फैटीजू ने वो बड़ी सी किताब अपने एक्सोस्केलेटन के सपोर्ट से सिक्योर की और हॉलवे की तरफ दौड़ पड़ा। पीछे एग्विवन ने ज़ू ज़ोंग के बर्फ में टूटे शरीर को देखा और उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गई। सच कहें तो उस बूढ़े विद्वान के लिए उसके मन में थोड़ी इज्जत थी। लेकिन अब जब सब खत्म हो चुका है तो कहने को बचा ही क्या है। वो मोटा आदमी कोई बड़ा फाइटर तो है नहीं। जाने दो, एग्विवन ने कहा। लनमालोक ने ठंडे स्वर में गर्दन की तरफ इशारा किया। उसके हाथ में जो किताब है वो बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है। इसके बाद एग्विवन का शरीर लिक्विफाई होकर एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड में बदल गया और लनमालोक की गर्दन से बह गया। ये उसकी एलियन एबिलिटी थी। लनमालोक ने तुरंत फैटीजू का पीछा शुरू कर दिया। 30 सेकंड्स लेटर फैटीजू जड़ बना खड़ा था। वो हिल भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी गर्दन पर एक तलवार टिकी हुई थी। तलवार थोड़ा और नीचे जाती तो मैक के कनेक्टर के साथ उसकी गर्दन भी कट जाती। भले ही उसके पास मैक था, लेकिन लनमालोक से पाव में बहुत बड़ा अंतर था। उसका भागने का प्लान फेल हो गया। मैं सोच रहा था कि तू थोड़ा कैपेबल होगा, पर तू तो बिल्कुल बेकार निकला, लनमालोक ने सीधा कह दिया। मुझे समझ नहीं आता केओस ने तुझे यहां भेजा ही क्यों। फैटीजू ने सामने खड़ी महिला की आंखों में झांका। उस नजर में तिरस्कार और उपहास था। उसके अंदर गुस्सा भरने लगा, अपनी ही कमजोरी पर। उसे समझ आ गया कि झंग यी की प्रोटेक्शन के बिना वो कुछ भी नहीं है। इसी बीच होली स्पिरिट टेम्पल का हिलना थम गया था। अब यह साफ था कि यह कोई अर्थक्वेक नहीं था, लेकिन हर किसी के मन में एक बेसब्री और बेचैनी अभी भी थी। लनमालोक ने फैटीजू के गले में सेल्फ डिस्ट्रक्ट कॉलर पहना दिया और कहा, चल, अब यहां टाइम वेस्ट नहीं करना है। उन्हें एग्जाइल में आए हुए आधा घंटा हो चुका था। उन्हें अब तक मेन गेट तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन गॉड सोर्स फ्रैगमेंट्स की ऑरा और दूसरी टीमों की इंटरफेरेंस ने उन्हें बहुत डिले कर दिया। वैसे भी गेट की रखवाली कर रहा जनरल बाबुलू यही चाहता था। हालांकि मॉडर्न एआई नेविगेशन और मैपिंग से होली स्पिरिट टेम्पल के लेआउट को ग्रेजुअली रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता था। उसी से उन्होंने सही दिशा का अंदाजा लगाया। इसी दौरान झंग यी और लाइंग वायु का मिलन हो चुका था।
लाइन वायु मॉड्रेड को एक कैदी बनाकर लाई थी। झंग यी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाकर बोला, अब बस फैटी ज़ू ही बाकी है। आई होप वो कोई नई मुसीबत न खड़ी कर रहा हो। फैटी ज़ू कोई ग्रेट वॉरियर नहीं था, लेकिन वो झंग यी का दिन भर का जेस्टर, कंपेनियन और सबसे पुराना दोस्त था। झंग यी ने कई बार उसे अकेले छोड़ने की सोची थी, लेकिन हमेशा डर रहता था कि कहीं कोई उसे मार न दे। इसी बीच जिक्सी ने जमीन सूंघते हुए कहा, बॉस, मुझे उसकी तरफ से ऑयल की स्मेल आ रही है। चैप्टर 1423 रिटर्न वॉच आवर्स। झांग यी ने सामने खड़े उस ऊंचे महल के दरवाजे की ओर देखा जो आधा खुला था। उसकी नजरें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। मुझे भी लगता है कुछ गड़बड़ है, उसने धीमे से कहा। वे दरवाजा पार करके अंदर बढ़े और सबसे पहले उन्हें दिखाई दिया फैटी ज़ू, जो सामने खड़ा था। फिर उन्होंने देखा राउंड टेबल नाइट्स भी यहीं मौजूद थे। इस वक्त दोनों दलों के लगभग सभी सदस्य वहां इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन गरुड़ा स्क्वाड का कोई भी मेंबर नजर नहीं आया। दोनों पक्षों की निगाहें आपस में टकराईं, और खासकर एक दूसरे के हाथ में मौजूद कैप्टिव्स पर। फैटी ज़ू को दो महिलाओं ने टाइटली पकड़ा हुआ था, और झंग यी की निगाह वहीं जाकर अटक गई। साथ ही झंग यी ने देखा कि दूसरी तरफ क्योंगड़ा भी बंधक बना हुआ था। क्योंगड़ा एक कैप्टन लेवल एलियन है जो झंग यी और उसकी टीम के साथ आया था। अब दोनों टीमों के पास एक दूसरे के दो दो कैदी थे। लगता था कि सोचने का तरीका दोनों का कुछ कुछ एक जैसा था। लांसलॉट ने झंग यी की ओर देखा और बोला, क्या कोइंसिडेंस है, मुझे लगा नहीं था कि हम दोबारा मिलेंगे। लेकिन गरुड़ा के लोग अब तक क्यों नहीं आए? कहीं ये उनका सेट किया हुआ ट्रैप तो नहीं? झंग यी की आंखों में हल्की चमक आई। अगर उनका दिमाग इतना तेज है तो अब तक कुछ कर चुके होते। झंग यी को असली स्थिति समझ में आ चुकी थी। उसे पता था कि गांव चंगकोंग और बाकी लोग क्यों नहीं आए, लेकिन वो ये सब लांसलॉट को बताने के मूड में नहीं था। झंग यी ने मॉड्रेड और गलहद को शैडो स्पेस से बाहर निकाला। लेट्स एक्सचेंज द कैप्टिव्स। मुझे बकवास पसंद नहीं, उसने ठंडे स्वर में कहा। लांसलॉट ने हल्के व्यंग्य के साथ हाथ घुमाया। फेयर इनफ। दोनों साइड्स के पास 2 से 2 प्रिजनर्स हैं। बिना किसी ड्रामा के दोनों पक्षों ने एक दूसरे के बंदियों को डिटॉक्स इंजेक्शन दिया, सेल्फ डिस्ट्रक्ट कॉलर्स हटाए और सेफ तरीके से एक्सचेंज किया। फैटी ज़ू का चेहरा शर्म और अफसोस से भरा हुआ था, लेकिन झंग यी ने उसे कुछ नहीं कहा। झंग यी जानता था कि फैटी ज़ू की जान सिर्फ इसलिए बची क्योंकि राउंड टेबल के लोग उसे लाइटली नहीं ले रहे थे। एक्सचेंज के बाद लांसलॉट ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ ज्यादा ही कोइंसिडेंटल हो रहा है? झंग यी ने जवाब दिया, मुझे भी वही लग रहा है। बताओ, तुम क्या सोच रहे हो? दुनिया में कोइंसिडेंस बहुत रेयर होते हैं। अक्सर चीजें प्लान्ड होती हैं या मैनिपुलेटेड। अगर 2 टीमें एक दूसरे से रैंडमली टकराती तो कोई बात नहीं, लेकिन बार बार टकराना, लड़ना और फिर यही आकर मिलना, ये सब किसी बड़े प्लान का हिस्सा हो सकता है। ऊपर से गांव चंगकोंग और गरुड़ा टीम का गायब रहना झंग यी के शक को और मजबूत कर रहा था। लांसलॉट थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, जैब हम पैलेस के अंदर आए, एक गेट कीपर मिला जिसके पास स्पेस टाइप या रूल बेस्ड पावर थी। उसने ह्यूम एग्जाइल किया अलग अलगों पर, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो पूरी जगह का सिस्टम कंट्रोल कर सकता था, और शायद जानबूझकर हमें टकराया जा रहा है। ये सेक्रेट सोर्स हाई है जो ह्यूम आपस में लड़ने को मजबूर कर रहा है। गरुड़ा लॉग कहाँ है ये पता नहीं, लेकिन अगर वो भी यहां है तो उनका भी हाल हमारा जैसा ही होगा। लांसलॉट ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, लगने तो 2 ह्यूम एक दूसरे से लड़वा रहा है, ताकत खत्म करवा रहा है। पार इसका मतलब है कि वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि खुद अकेले हमें क्रश कर सके। झंग यी ने सिर हिलाया, मुझे भी लग रहा है, लेकिन एक बात और है जो ज्यादा खतरनाक है।
झंग यी ने अपनी स्मार्ट सिस्टम से तैयार किया हुआ होली स्पिरिट टेम्पल का 3D मैप खोला और धीरे से बोला, अब हम उसके ट्रैप के अंदर हैं और बाहर निकलने का रास्ता बहुत सिंपल नहीं है। अगर वो इस जगह को कंट्रोल कर सकता है और जानबूझकर हमें एक दूसरे से टकरा सकता है, तो हमारे पास जो नक्शा है वो शायद नकली है। फिर हम यहां से बाहर कैसे निकलेंगे? होली स्पिरिट टेम्पल बहुत विशाल था और यह पूरा ऑब्स्ट्रक्शन स्टोन से बना हुआ था। दीवारें तोड़कर रास्ता बनाना संभव नहीं था। और अगर वो व्यक्ति अब भी स्पेस मैनिपुलेशन कर सकता है, तो हम तो एक भूल भुलैया में फंसे चूहे हैं, शायद कभी भी एग्जिट तक ना पहुंच सके। फैटी जू, जो झांग यी के पीछे खड़ा था, चुपचाप एगेवन की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर कुछ कहने की इच्छा थी, लेकिन वो झिझक रहा था। झांग यी ने उसकी हिचकिचाहट पर ध्यान नहीं दिया और लांसलॉट के साथ कॉन्वर्सेशन जारी रखी। लांसलॉट ने कहा, एग्जिट जरूर कहीं होगा। हम सब बहुत से रूम से होकर गुजरे हैं, कम से कम हमें उनकी लेआउट तो याद होगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि हम अलग अलग रास्तों से तलाश शुरू करें। जब तक हम आपस में ना लड़े, कई प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। इस वक्त झांग यी के पास कोई और बेहतर ऑप्शन नहीं था। जब तक वो बाबुलू की पावर्स को पूरी तरह समझ न ले, उसे सबसे सरल लेकिन स्लोएस्ट मेथड से काम चलाना होगा। ठीक है, ऐसे ही करते हैं, झांग यी ने जवाब दिया। जैसे ही वो एक्सप्लोरेशन शुरू करने वाला था, पीछे से फैटी जू ने उसके कपड़े पकड़ लिए। प्रिजन, फैटी जू ने धीरे से कहा। झांग यी ने उसकी तरफ देखा। फैटी कुछ बोलना चाहता था, लेकिन अब भी हेजिटेट कर रहा था। उसकी निगाहें लगातार राउंड टेबल नाइट्स पर टिकी थी। झांग यी ने भी उसी डायरेक्शन में देखा और वहां 2 महिला शूरवीर खड़ी थी, जिनकी पीठ पर एक मैसिव एंशिएंट बुक बंधी हुई थी। क्या बात है? झांग यी ने पूछा। फैटी जू ने उस किताब की ओर इशारा किया और बोला, वो किताब मेरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें इसे लेकर नहीं जाने दे सकते। किताब? झांग यी ने ध्यान से देखा। हां, वो किताब असामान्य लग रही थी, लेकिन उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अब फैटी ने जल्दी से पूरा मामला बताया। एक बूढ़े विद्वान ने पूरी जिंदगी इस पर रिसर्च की। इसमें बहुत मुमकिन है कि वो सारे क्लूज हों जो एंशिएंट सिविलाइजेशन को समझने के लिए चाहिए। ये सुनते ही झांग यी की आंखों में सीरियसनेस आ गई। वो यहां बर्फीले पठार पर इसी तरह की एंशिएंट सैक्रिफिशियल सिविलाइजेशंस को समझने आया था। उसका असली मकसद यही पता लगाना था कि स्टार आइलैंड के अंडरवर्ल्ड गेटकीपर या किनलिंग माउंटेन के नीचे छिपी स्नेक पीपल जैसी मिस्टीरियस स्पीशीज कौन है। वो जानता था कि भविष्य में अगर खतरा आएगा तो इन्हीं जगहों से शुरू होगा। यहां तक कि एपिक ऑफ किंग जेसर ने भी उसके भीतर एक झंकार जगाई थी। और नैश एम्पायर जैसे पौराणिक राज्य के सीक्रेट को जानना तो उसका कोर ऑब्जेक्टिव था। रुको, झांग यी ने तभी उन नाइट्स को रोका जो निकलने वाले थे। लांसलॉट और उसके साथी पलटे और झांग यी की तरफ घूरने लगे। अब क्या हुआ? उन्होंने पूछा। झांग यी ने लैंडमरलॉक की ओर इशारा किया। उसने मेरे दोस्त की चीज ले ली है, हम चाहते हैं कि वो उसे वापस करे। ये सुनते ही लैंडमरलॉक ने कमर पर हाथ रखा, अपनी तलवार पकड़ ली और उस किताब की तरफ खिसक गया। उन्हें भी अंदाजा था कि ये किताब मामूली नहीं है। उनके पास कोई स्पेस बेस्ड म्यूटेंट नहीं था, इसलिए नैश एम्पायर के पूरे शाही पुस्तकालय को कैरी करना असंभव था। ऐसे में उन्हें सबसे कीमती आइटम चुननी थी, और वो किताब, जिसे एक स्कॉलर ने अपनी पूरी जिंदगी लिखने में लगा दी, गॉड्स सोर्स से भी ज्यादा वैल्यूबल ट्रेजर थी। चैप्टर 1424 एडवांटेज इज माइन। इस समय एग्वेवन ने झांग यी से शांत लहजे में कहा, हमें ये पुस्तक 3 आंखों वाली जनजाति से मिली थी। मुझे नहीं पता ये कब से उनकी थी। फैटी जू ने तुरंत जोश में एग्वेवन की ओर उंगली उठाते हुए कहा, तुम ही थे जिसने ज़हू जोंग को मारा था, और उसने मरने से पहले ये किताब मुझे दी थी।
एग्वेवन ने इनकार नहीं किया, लेकिन आगे कुछ भी कहने से बचा। वे उस किताब को वापस देने को तैयार नहीं थे। लांसलॉट ने फैटी जू की तरफ देखा, फिर झांग यी से कहा, जिसके पास कोई चीज होती है वही उसका मालिक होता है। मुझे नहीं लगता कि तुम इस वक्त इस किताब के लिए हमसे उलझना चाहोगे, है ना? झांग यी ने फैटी जू की तरफ देखा। वो थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उसने फैटी जू को बहुत समय से किसी चीज को लेकर इतना पैशनेट नहीं देखा था। वो नोटबुक जिसमें ज़हू ज़ोंग की जिंदगी भर की मेहनत छिपी थी, वो वाकई में कीमती थी। झांग यी ने लैंसलॉट की आंखों में देखा और कहा, तुमने मेरे लोगों से कुछ लिया है, अब तुम्हें वो लौटाना होगा। झांग यी को जानने वाला हर शख्स ये जानता है कि वो ट्रबल स्टार्ट नहीं करता, लेकिन अगर कोई ट्रबल उसके सामने आ जाए तो वो पीछे हटता भी नहीं है। इसलिए जब उसने ये शब्द कहे तो वो नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल से टकराने के लिए पूरी तरह तैयार था। लांसलॉट ने गहरी नजर से झांग यी की ओर देखा, भौहें सिकोड़ ली। क्या तुम वाकई इस वक्त मुझसे लड़ना चाहते हो? अब वो सभी थ्री आइड ट्राइब के टेरिटोरी में है। किसी भी समय उनके शक्तिशाली वॉरियर्स हमला कर सकते हैं। अगर अभी आपस में ही लड़ाई छिड़ गई तो ये रणनीतिक रूप से सबसे बेवकूफी भरा फैसला होगा। लेकिन लांसलॉट झांग यी की सोच को समझ नहीं पाया। झांग यी हल्के से मुस्कुराया, उदासीन भाव के साथ। इस वक्त? कौन सा वक्त? मुझे माफ करना, लेकिन अगर आप मुझसे टकराना नहीं चाहते तो जो मेरा है वो लौटा दो। मैं यहां बस वो चीज लेने आया हूं जो मेरी है, फिर चाहे वो इंसान के पास हो या किसी एलियन के पास, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे हटा दूंगा। वो यहां ह्यूमैनिटी के लिए नहीं आया था, क्योंकि अब इसका कोई मतलब नहीं बचा है। अब यह कंफर्म हो चुका था कि थ्री आइड क्लैन उतना ताकतवर नहीं है जितना पहले सोचा गया था। उनकी पिछड़ी हुई सिविलाइजेशन मानव समाज के लिए किसी प्रकार का एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है। गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव के सामने हर कार्बन बेस्ड प्राणी बराबर है। राउंड टेबल नाइट्स की एक्सप्रेशंस गहरी और कठोर हो गई, लेकिन उनके चेहरों पर डर नहीं था, क्योंकि स्ट्रेंथ कंपैरिजन साफ था। झांग यी की टीम में सिर्फ लाइंग वायु ही एक एलीट लेवल एलियन है। बाकी जैसे अंकल वायु और फैटीज हों, मच की मदद से भले ही 9000 प्लस लेवल तक पहुंचते हैं, पर वो एलीट टियर में नहीं आते। दूसरी तरफ नाइट्स में हर एक सदस्य टॉप लेवल एलीट था। झांग यी फिर भी हल्के से मुस्कुराया और उसने अपने कंधे पर बैठे फूल हुआ को छुआ। वो कभी भी ऐसी लड़ाई में नहीं कूदता जिसमें जीत का भरोसा न हो। अगर उसे यकीन नहीं होता तो वो इतना आत्मविश्वास नहीं दिखाता, क्योंकि इस समय उसके पास 2 एप्सिलॉन लेवल म्यूटेंट्स है, इसलिए पूरा एडवांटेज उसी के पास है। लेकिन राउंड टेबल नाइट्स को इसका अंदाजा नहीं था। लांसलॉट ने झांग यी की ओर देखा। उसके होठों पर हल्की सी हंसी थी, मगर आंखें गंभीर थी। तो तुम पक्के तौर पर हमसे लड़ना चाहते हो? झांग यी ने शांति से लेकिन कठोरता से जवाब दिया। मैंने कहा था, कोई भी मेरे साथियों को धमका नहीं सकता, और जो मेरी चीज है उसे कोई मुझसे नहीं छीन सकता। लांसलॉट ने अंदर ही अंदर उपहास किया। उसका पावर इंडेक्स केवल 18,000 है, जो कि झांग यी के बराबर है, और इसीलिए वो पीछे नहीं हटेगा। हालांकि झांग यी को यह नहीं पता था कि ग्रीन नाइट, बोर्स और प्योर नाइट एगर की मदद से लांसलॉट की पावर लेवल तुरंत 20,000 प्लस तक पहुंच जाएगी। उनकी संयुक्त एबिलिटी है स्वॉर्ड एंड शील्ड, जिसमें असली स्वॉर्ड है ट्री ब्लेड, बोर्स और प्योर वाटर एगर किसी भी फाइटर की इंजरीज को तेजी से हील कर सकती है। एलियन वर्ल्ड में जब 2 पावर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है तो उनकी मिलकर बनने वाली ताकत एक्सपोनेंशियल यानी विस्फोटक हो जाती है। डेल्टा लेवल म्यूटेंट्स भी एप्सिलॉन क्लास को टैक्टिकल सहायता दे सकते हैं, जैसे कि यांग जिंगसिन की विल फेरी, जिसने कई मौकों पर झांग यी को एप्सिलॉन से कम सपोर्ट नहीं दी।
अब दोनों पक्षों को यकीन था, एक बार फाइट शुरू हो गई तो जीत उन्हीं की होगी। और ज़ू जोंग द्वारा छोड़ी गई एंशंट नोटबुक जैसी महत्वपूर्ण जानकारी को कोई भी बिना लड़ाई के नहीं छोड़ेगा। यानी ये लड़ाई अब टल नहीं सकती। सच तो यह है कि अगर झांग यी युद्ध छेड़ना चाहता तो लांसलॉट के पास उसे रोकने का कोई विकल्प नहीं था। झांग यी चाहता तो अपनी शैडो स्पेस एबिलिटी से सभी राउंड टेबल नाइट्स को अलग अलग डायमेंशन में ले जाकर एक एक कर स्नाइपर से एलिमिनेट कर सकता था, और चाहे लांसलॉट खुद न डरे। लेकिन उसके बाकी सभी साथी साफ साफ मारे जाते। लांसलॉट आगे बढ़ा और झांग यी से हल्के मुस्कुराते हुए बोला, हमारा मकसद एक दूसरे को मारना नहीं है। अभी अगर हम युद्ध करें तो दोनों का नुकसान होगा। इसलिए मेरा प्रस्ताव है, चलो हम दोनों के बीच एक जेंटलमैन्स ड्यूअल करते हैं, एक दूसरे से भिड़ते हैं, और जो हारे उसे 3 आंखों वाली जनजाति की किताब पर हक नहीं होगा। क्या कहते हो? एक पॉइंट तक लड़ना? झांग यी जानता था कि मामला इतना सिंपल नहीं होगा। फिर भी उसने अपने कंधे पर बैठी एक्साई की ओर देखा और सहमति में सिर हिला दिया। लाभ तो मेरा हाय है। दोनों ने मन ही मन यही सोचा। द्वंद्व के लिए एक विशाल कॉन्फ्रेंस हॉल चुना गया, जो 2 एप्सिलॉन लेवल इनह्यूमन्स को अपनी पूरी क्षमता अनलीश करने की आजादी देता। बाकी सभी को बाहर रहने और किसी भी तरह इस मुकाबले में इंटरफियर न करने की सख्त हिदायत दी गई। लेकिन असलियत, लांसलॉट चुपचाप बोर्स और एगर को साथ लेकर आ गया था। उधर झांग यी का क्या कहना? हर टीममेट अपने शैडो डायमेंशन में स्टैंड बाय पर था। उसका भरोसेमंद साथी एक्साई तो झांग यी के आर्मोर पर पंजे तक तेज कर रहा था। अ जेंटलमैन्स ड्यूल सिर्फ नाम का जेंटलमैन था। महल के अंदर झांग यी और लैंसलॉट महल के सामने और पीछे के दरवाजों से अंदर दाखिल हुए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, फिर बिना एक शब्द बोले दरवाजा बंद कर दिया। उनके बीच कुछ मीटर का फासला था, एक झपट्टा भर दूरी। जैसे ही दरवाजा क्लिक से बंद हुआ, बूम, एक्साई झांग यी के कंधे से एक झटके में कूदी, हवा में फूल की तरह फूली और पल में एक जायंट बीस्ट बनकर लैंसलॉट पर टूट पड़ी। उधर झांग यी ने अपनी दोनों हथेलियों में 2 सफेद उल्लू समन किए और उनकी सिल्वर कोटेड डार्क एनर्जी बुलेट्स एक मूसलधार बारिश की तरह लैंसलॉट की ओर बौछार हो गई। झांग यी के इस सडन अटैक से लैंसलॉट चौंका नहीं। वो पहले से तैयार था। उसके बाएं हाथ पर डिफेंसिव शील्ड एक्टिवेट हुआ और दाहिने हाथ में एक ग्रीन वाइनो की, जो पल में ही एक बड़े अजीब आकार की तलवार में बदल गई। ट्री ब्लेड, बूम! झांग यी के भेजे मॉन्स्टर एक्साई को ट्री ब्लेड ने बीच में रोक लिया। GRRRRRR एक्साई दहाड़ी। उसके क्लॉस ठंडी रोशनी में चमक उठे और वो ऊपर से सीधा चीरते हुए नीचे लपका। उधर झांग यी की डार्क बुलेट्स इन ग्रीन वाइन्स को भी कागज की तरह फाड़ने लगी। लेकिन कुछ ही पलों में ये पेड़ और भी तेजी से रिजेनरेट होने लगे और वायरस की तरह कॉन्फ्रेंस हॉल के हर कोने में फैलने लगे। अध्याय 1425 त्रिदेव। पौधों की जीवन शक्ति की एक अपर लिमिट होती है जिसे मनुष्य छू भी नहीं सकता। वे सनलाइट में नहाते हैं, अर्थ से न्यूट्रिएंट्स खींचते हैं और शांतिपूर्वक बढ़ते हैं जब तक पर्याप्त पोषक तत्व मिलते रहें। पेड़ अनंत ऊंचाई तक जा सकते हैं। ग्रीन नाइट बोर्स की एबिलिटी भी कुछ ऐसी ही है। वो किसी एलियन में जड़ें जमाकर उसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है और खुद को और ताकतवर बना लेता है। इसलिए बोर्स की एबिलिटी की अपर लिमिट इस पर निर्भर करती है कि उसका होस्ट कितना ताकतवर है। अब जब वो लांसलॉट के हाथ में स्वॉर्ड बन गया है तो वो झाड़ी जिसे उसने शेप दी है अब और भी बड़ी, सख्त और खतरनाक हो गई है। झांग यी की आंखों में बर्फ सी ठंडक थी। वो लगातार ट्रिगर खींचता रहा। 0 बुलेट्स की ब्लैक रेन पूरे रूम में बरस रही थी। लेकिन दूसरी तरफ
पूरा क्षेत्र पेड़ों की दीवारों से भर गया। झंग यी की गोलियां जंगल को लगातार काटती रहीं, पर वो जंगल तेजी से रिजेनरेट भी होता रहा। एक इंटेंस बैलेंस ऑफ पावर बन गया। इस बैटलफील्ड के बीच हुआ झंग यी का पालतू बीस्ट अपने पंख फड़फड़ाकर हवा में ऊपर उड़ा और एक घातक एनर्जी बीम पेड़ों की छत को चीरने के लिए फेंकी। प्यू प्यू प्यू, लेकिन मोटी मोटी शाखाएं स्टील केबल्स जैसी मजबूत हो चुकी थी और लगातार हुआ का रास्ता रोक रही थी। एक ही हमला कई झाड़ियों को काट गया, लेकिन ट्री ब्लेड की कोर डिफेंस अब भी बरकरार थी। कुछ ही समय में टूटे पेड़ों से नई कलियां निकलने लगी और उन्होंने झंग यी और हुआ को फिर से घेर लिया। झंग यी ने तुरंत भौहें सिकोड़ ली। कुछ तो गड़बड़ है। हमारी इंटेलिजेंस ने नहीं बताया था कि बोर्स एक प्लांट टाइप एलियन है। उधर झाड़ियों की ओट में लांसलॉट भी दांत पीस रहा था। इस आदमी के पास इप्सिलॉन लेवल का पेट है। इंटेलिजेंस ने तो कहा था ये सिर्फ डेल्टा क्लास है। फिर भी बोर्स और एगर मेरे साथ है, तो मैं इन्हें संभालूंगा। झंग यी की गोलियां लगातार फायर हो रही थी, पर उसके दिमाग में एक और सोच चल रही थी। प्लांट्स की डिफेंस और रिजेनरेशन बहुत स्ट्रांग है। मुझे उसका असली फॉर्म ढूंढना होगा। शायद वही इसकी की है। दिमाग थोड़ा ब्लॉक लग रहा है, लेकिन डेंग शेंटोंग ने जितना हो सका दिया है। अब मुझे खुद पर भरोसा करना होगा। पहले पता करो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। ये झाड़ियां एग्जैक्टली है क्या। अब झंग यी और हुआ को 2 एप्सिलॉन क्लास अपोनेंट से एक साथ निपटना पड़ रहा था। झंग यी ने तुरंत डायमेंशनल स्टोरेज खोला, 1 दर्जन नेपाल्म बॉम्ब्स निकाले और उन्हें सीधा झाड़ियों के बीच फेंका। ये बॉम्ब्स छोटे स्पेस में 1000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान पर एक्सप्लोड करते हैं, जो स्टील तक पिघला सकते हैं। अगेंस्ट ट्रीज, फायर इज द बेस्ट वेपन। झंग यी ने खुद को डैमेज से बचाने के लिए डायमेंशनल गेट एक्टिवेट किया, ताकि नेपाल्म ब्लास्ट हुआ को चोट न पहुंचा सके। और अगले ही पल पूरे हॉल में आग का इन्फर्नो फैल गया। हर तरफ आग ही आग। लेकिन कुछ ही सेकंड में एक मैसिव वाटर स्फीयर उठी, जिसने पूरा इन्फर्नो एब्जॉर्ब कर लिया। प्योर नाइट एगर आ चुका था। कोड नेम प्योर वाटर। उसकी एबिलिटी है सपोर्ट हीलिंग, पर वही एबिलिटी आग को भी बुझा सकती है। और इससे भी बड़ी बात, वाटर गिव्स बर्थ टू वुड, यानी एगर की शक्ति बोर्स की ट्री ब्लेड को डबल बूस्ट देती है। अब उनकी कॉम्बो एबिलिटी अनस्टॉपेबल हो गई थी। तो अब यह स्पष्ट है, लांसलॉट, बोर्स और एगर एक तरह की त्रिमूर्ति बनाते हैं। जब ये तीनों मिलते हैं तो उनकी कंबाइंड बैटल पावर ब्लैक चैरियट जैसे इप्सिलॉन लेवल एलियन के बराबर हो जाती है। ट्री, वाटर, ये सिर्फ लांसलॉट की एबिलिटी नहीं हो सकती। झंग यी ने पहले भी लांसलॉट को लड़ते देखा था। वो एक ऐसा एलियन था जो काली लपटें छोड़ सकता था। एक एलियन के पास 2 पावर्स होना कॉमन है, पर 3 ऐसी डिस्टिंक्ट शक्तियां, दैट्स नियरली इम्पॉसिबल। अब लांसलॉट के चारों ओर वाइन्स लिपटी हुई थी और वो एक जायंट वाटर स्रीयर के बीच खड़ा था। झंग यी ने कटाक्ष करते हुए कहा, इसे कहते हो जेंटलमैन ड्यूअल? तुम अपने साथ सीक्रेट बैकअप भी लाए हो? लांसलॉट ने व्यंग्य में अपने दांत दिखाते हुए जवाब दिया। और तुम्हारे आसपास कौन कौन है? वो भी सब हेल्पर नहीं है क्या? अब कोई नैतिकता नहीं बची है, ना इधर ना उधर। अब सिर्फ लड़ाई है। जो जीतेगा वही सही। झंग यी की नजर तेज हो गई। वुड प्लस वाटर कॉम्बो के चलते अब फायर अटैक्स भी ज्यादा असरदार नहीं रहे। झंग यी खुद कोई कॉम्बैट स्पेशलिस्ट एलियन नहीं है, पर वो स्ट्रैटेजिक वॉर में माहिर है। लेकिन वुड टाइप एलियन बोर्स भी लॉन्ग बैटल्स में जबरदस्त एडवांटेज रखता है। यहां तक कि अगर झंग यी ट्री ब्लेड की डिफेंसेस तोड़ भी दे, तो उसके पीछे छिपा हुआ है एग्रेसिव और डेडली लांसलॉट। अब सिचुएशन ट्रिकी हो गई है। क्लोज कॉम्बैट, रेंज्ड फायर और सस्टेन बैराज,
तीनों में झंग यी को मुश्किल होने लगी। बूम! झंग यी के सोचने से पहले ही लांसलॉट ने हजारों थॉर्न वाइन्स झाड़ियों से निकालकर झंग यी की तरफ फेंक दी। झंग यी ने इंस्टेंट रिफ्लेक्स से पीछे हटने की कोशिश की, पर उसकी पीठ सीधी जाकर ऑब्स्ट्रक्शन स्टोन वॉल से टकरा गई। दिस इज बैड। ऑब्स्ट्रक्शन स्टोन मेरी स्पेशल एबिलिटी को लिमिट कर रहा है। अब मैं इस रूम के बाहर टेलीपोर्ट नहीं कर सकता। I've been trapped। झंग यी को मानना पड़ा। लांसलॉट एक सीरियस अपोनेंट है और उसने वाकई उसे फंसा लिया है, लेकिन झंग यी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। उसने एक जेस्चर से बाई एक्सायो जियो को अपनी शैडो स्पेस से बाहर बुलाया और खुद होली जजमेंट स्वॉर्ड हाथ में ले ली। फायर आर्म्स का असर कम हो चुका था। अब स्वॉर्ड कॉम्बैट ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। वाइन्स और ब्रांचेस ने पूरे रूम को जाल की तरह घेर लिया था। झंग यी की आंखों में अचानक एक तेज चमक उभरी और अगले ही पल उसके सामने का स्थान विकृत हो गया। गॉडस्माइट, ईश्वरनाश, शॉर्ट रेंज स्पेशल डिस्टॉर्शन अटैक। क्रैक क्रैक क्रैक। झंग यी के 30 मीटर रेडियस में जितनी भी झाड़ियां थी वो सब पाउडर बनकर बिखर गई। पूरे हॉल में एक मोमेंट के लिए घना सन्नाटा छा गया। अब जाकर झंग यी देख सका कि लांसलॉट का एक्चुअल सिचुएशन क्या है। लांसलॉट की लेफ्ट आर्म में ट्री ब्लेड की बेले घुसी हुई थी। 7 से 8 पतली वाइन्स उसकी मांसपेशियों में गहराई तक जमी थी और उसकी गर्दन पर भी एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन लिपटी हुई थी जो उसके पूरे शरीर के चारों ओर फैल रही थी। झंग यी चौंका। इज दिस कोई एलियन पैरासाइट है जो उससे चिपका हुआ है? यह संकेत था कि लांसलॉट की करंट पावर उसकी अपनी नहीं है, बल्कि वो किसी और चीज से बूस्टेड है। झंग यी के लिए अब यह सिर्फ लड़ाई नहीं, बल्कि आत्मा और अस्तित्व की लड़ाई बन गई है।